तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान करेंगे पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, जो कि आज के दिन बहुत सारा कॉल आया, बार बार इस बारे में पूछा गया, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना दे जिसमें कि हम लोग बात करेंगे क्वार्टर अलॉटमेंट से रिलेटेड। हमारा क्या ड्यूटी विलेज एरिया में भी पड़ेगा, या फिर लीव के रिगार्डिंग लीव मिलता है या नहीं मिलता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट है उनके पास, उसमें उसका उनका फादर या मदर का नाम सेम है, लेकिन उनके मदर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मदर का नाम का जो सरनेम है उसमें चेंजेस है, तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगा, तो उस बारे में बात करेंगे। और फिर जब ज्वाइन करेंगे तो तुरंत काउंटर पे बिठा दिया जाएगा क्या, बहुत लोग ऐसा भी पूछ रहा है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में भी बात करेंगे कि उनको क्या क्या फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है। साथ में वर्कलोड के बारे में बात करेंगे कि बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई सब बोलता है बहुत वर्कलोड है, बहुत वर्कलोड है, तो इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, भाई के चैनल को आगे बढ़ाओ। और एक बात और हम करने वाले हैं कि बहुत, जैसे मैं खुद महाराष्ट्र सर्कल से हूँ और मुंबई जीपीओ डिवीज़न में मैं वर्किंग हूँ एज ए पोस्टल असिस्टेंट। तो सभी लोग ऐसा कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र सर्कल का डिवीज़न वाइज एक वीडियो बना दो, तो अभी मैं उस बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सा डिवीज़न सही होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो एक दो दिन मेरे को टाइम दो, उसके बाद मैं कंप्लीट एक वीडियो लाऊंगा जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, महाराष्ट्र सर्कल से रिलेटेड। और बाकी बात दूसरे सर्कल के बारे में उतना पता नहीं है मेरे को, जो पता है वो मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हवा में नहीं बोलना चाहता हूँ। इसलिए आप कोशिश करो, जो भी अदर अदर स्टेट में सर्कल में हुआ है तो वो कोशिश करो अपना एक ग्रुप बना लें। ग्रुप में कोई ना कोई इधर उधर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है, जो जो टॉपिक के बारे में बात की। सबसे पहले क्वार्टर अलॉट होता है या नहीं होता, या आपने क्यों नहीं लिया क्वार्टर, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो क्वार्टर आज जाते के साथ नहीं मिलता है, इसमें भी प्रायोरिटी दिया जाता है। जो पहले क्वार्टर का फॉर्म फिल किया उसको मिलेगा। मेरे को क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया क्वार्टर लेने का, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर जब आप लोगे तो आपको अकेले रहना पड़ेगा क्वार्टर में। क्वार्टर अकेले मतलब इन द सेंस आपका फैमिली मेम्बर रह सकता है, लेकिन आप कोई भी वर्किंग एम्प्लॉय के साथ नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं उधर नहीं रहा, और फिलहाल और मेरे को, क्योंकि घर से बाहर रहता हूँ तो अकेले रहना सही नहीं है और अकेले मन भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्वार्टर नहीं लिया। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, जो हर लोग पूछते हैं कि भाई क्या इससे विलेज एरिया भी मिल जाएगा क्या। तो देखो प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा कि ये डिवीज़न में आपको वर्क करना है, तो आप जब ज्वाइनिंग के टाइम जाओगे डीवी के लिए, तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 15 डेज़ जो है इन हाउस ट्रेनिंग होता है, वो आपको डिवीज़न में जो हेड ऑफिस है उसमें करवाएगा। फिर उसी 15 दिन के बीच में आपको आपका ऑफिस अलॉट हो जाएगा, बीच में ही आपको लेटर आएगा कि आपको ये ऑफिस अलॉट हो गया है। तो हो सकता है अगर वो डिवीज़न का ऑफिस विलेज एरिया में है तो वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में आपको ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहाँ पे कि 10-15 स्टाफ से कम हो, 5-10 स्टाफ से कम हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कुछ जानते नहीं हो, तो आप उससे तो काम कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको वैसा ऑफिस दिया जाएगा जिसमें कि आप कुछ सीख सको, ठीक है। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि भैया जैसे जाते के साथ क्या काउंटर पे बिठा दिया जाएगा, तो नहीं, जाते के साथ काउंटर पे नहीं बिठाएगा। जाते के साथ पहले तो आपका इन हाउस ट्रेनिंग 15 दिन का होगा, उसके बाद फिर अगर वो देखेंगे कि बैक ऑफिस में कुछ वर्क है तो बैक ऑफिस दिया जाएगा, या फिर जो कोई काउंटर पे काम कर रहा है उसके पीछे आपको कुछ दिन इस तरह बिठाया जाएगा। मेन काउंटर पे आपको कब दिया जाएगा कैश हैंडल करने का वर्क, वो जब एक पीटीसी ट्रेनिंग होता है, वो 2 महीने का होता है, वो जब आप करके चले आओगे तब आपको एकदम काउंटर पे बिठाएगा ही बिठाएगा, उसमें आपको बैक ऑफिस में फिर नहीं बिठाता है, ठीक है। तो मेन अभी स्टार्टिंग में जाओगे तो काउंटर पे नहीं बिठाता है, वो पीटीसी ट्रेनिंग लगभग 6 महीने के बाद ही होता है, 5 से 6 महीने जब आप वर्किंग हो जाओगे उसके बाद ही होता है, ठीक है।
बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारा ग्रुप में चल रहा है कि लीव मिलता है कि नहीं मिलता और लीव कितना मिलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो लीव जो है अपने को साल में 30 ईएल मिलता है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। 30 ईएल मिलता है। ईएल किसको कहते हैं? अर्निंग लीव को कहते हैं। वो साल में 30 मिलता है। हर महीने अपने को क्रेडिट होता है 2.5 यानी कि 2.5। और जैसे आप ज्वाइन करते हो किसी महीने में 15 नवंबर को मान लो आप ज्वाइन करोगे, तो उस महीने में 2.5 नहीं मिलेगा। 1 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस महीने का जितना भी छुट्टी है वो क्रेडिट होगा। अगर 1 के बाद किसी भी दिन ज्वाइन करोगे तो आपको उस महीने का छुट्टी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ या दिसंबर से आपको स्टार्ट हो जाएगा छुट्टी मिलना। तो दिसंबर में कितना छुट्टी मिलेगा? सबसे पहले अपने पास कितना छुट्टी है? साल का 30 ईएल मिलता है, 8 सीएल मिलता है कैजुअल लीव, 2 आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जैसे कि अपने यहाँ राखी में या बहुत ऐसे पर्व है जिसमें छुट्टी नहीं रहता है, तो आप उसमें छुट्टी वो 2 लगा के ले सकते हो। फिर मेडिकल अपने को कितना मिलता है? 10, ओनली 10। ये मेडिकल जो है हाफ पे लीव, एचपीएल एक होता है अपने पास, ये 10 मेडिकल हाफ पे लीव के 20 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप हाफ पे लीव लोगे तो आपको 20 मिलेगा, और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करोगे तो यही 20 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो जो हाफ पे लीव लेके जाओगे तो आपका सैलरी से का हाफ पेमेंट कटेगा। ठीक है, ये अपने पास है। तो फिलहाल जो ये क्रेडिट होता है साल में, फर्स्ट जनवरी को 15 क्रेडिट होता है, फिर जुलाई में 15 क्रेडिट हो जाता है ईएल अर्निंग लीव। और कैजुअल लीव तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो मंथ के हिसाब से वो ऑफिसर पे डिपेंड करता है, आपको 8 भी दे सकता है, नहीं तो वो बोलेगा कि 2 महीना हुआ है 2 महीने के हिसाब से ही देंगे, उसी हिसाब से आपको एचपीएल भी मिलेगा। हाँ, सीएल का क्या कहानी है कि सीएल वो उस साल अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो वो उसका नेक्स्ट साल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ईएल और एचपीएल क्या होता है? वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर इस साल आपको 30 ईएल मिला है और आप 20 ही यूज़ किए हो तो नेक्स्ट साल के लिए आपको 10 ऐड हो जाएगा। उसी तरह एचपीएल भी है, अगर 20 एचपीएल मिलता है और इस साल आप 10 ही यूज किए हो तो नेक्स्ट साल के लिए 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया छुट्टी। तो बहुत लोग पूछते हैं भैया छुट्टी मिलता है या नहीं मिलता है? देखो, हेड ऑफिस या मुंबई जीपीओ में रहोगे तो वहाँ नंबर ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ लेने में दिक्कत नहीं है। सब ऑफिस में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी मिल जाता है। हाँ, सिंगल पोस्ट हैंडेड पोस्ट ऑफिस में रहोगे जहाँ पे आप ही सर्वा हो, तो वहाँ पे थोड़ा छुट्टी लेने में दिक्कत होता है। वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा 10-15 दिन पहले, या कुछ अर्जेंट हो जाएगा तो अर्जेंट का तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल जैसे दिवाली छुट्टी या छुट्टी वो छुट्टी में जाना है तो 10 दिन 15 दिन पहले ही बताना होगा कि मैं ये छुट्टी में जाना चाहता हूँ, तो आपकी जगह किसी को वहाँ पे फिक्स किया जाएगा। इसलिए कहीं कहीं इस तरह का इशू होता है। अब बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वर्कलोड कितना है, बहुत वर्कलोड है, क्या क्या काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो देखो, जो भी वर्कलोड अभी तक था, अभी तो आप लोग जो वर्कलोड सुने होंगे वो जो अभी तक वर्किंग है उससे सुने होंगे। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो भी है ज्वाइनिंग पोस्टल असिस्टेंट का मात्र 3000 होता था हर साल, इस बार 18000 होने वाला है, 19000 होने वाला है। 19000 में मान लो 4000 लोग नहीं ज्वाइन करेगा, 15000 को ज्वाइन करेगा। तो सोचो कि जो स्टाफ पहले है अब 15000 आएगा, तो पहले जो वर्क है वो ऑटोमेटिक तो कम होगा ही होगा। ठीक है, और देखो वर्कलोड अगर बहुत है तो बहुत है मान लो, इसके पहले भी तो स्टाफ काम कर ही रहा है, और फिर आप लोग आ जाओगे तो वर्कलोड तो और कम होने वाला है, क्योंकि जो काम है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वर्कलोड कम होगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपके आने से जो पहले से वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, इस बात का आप गारंटी रखो। और हाँ, इतना भी वर्कलोड नहीं रहता है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको मुंबई जीपीओ मिल जाता है तो उसमें मीडियम वर्कलोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी सर्कल का जीपीओ मिलेगा तो उसमें वर्कलोड कम रहेगा। तो ये सब पूछ रहे हैं भैया कि जब ज्वाइन करेंगे तो सैलरी कब से स्टार्ट होगा? देखो, वो आप डिपेंड करता है आप किस दिन ज्वाइन करते हो। मान लो अगर आप 10 से 20 के पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसी महीने में आपको सैलरी मिल जाएगा। अगर
25 को ज्वाइन करते हो, 25 तारीख को, तो क्या होगा कि सैलरी का जो हम लोग जो अभी मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ, सैलरी पेमेंट का ही मेरा काम है। तो उसमें होता क्या कि अपना जो सैलरी है वो 25 तक बन के तैयार हो जाता है, सिर्फ हम लोग क्रेडिट करते हैं मंथ के लास्ट डेट में। तो 25 तक तो बन के तैयार हो गया, लेकिन आप आए ऑफिस ज्वाइन किए तो उसके लिए आपको जो हम सैलरी क्रेडिट करेंगे उसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, साथ में आपका एम्प्लॉय आईडी, उसके साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर लगता है। तो वो तो आप मेरे को दिए हुए रहते नहीं हो, तो इसलिए उस महीने आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट मंथ जो सैलरी मिलेगी उसमें इस मंथ का और उस मंथ का फुल एक साथ क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो सैलरी से रिलेटेड हो गया। तो अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि उनको क्या फ़ायदा है। तो देखो, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको एक फ़ायदा है कि उनको जो सैलरी है वो लगभग 5100 रुपया अदर स्टाफ से ज़्यादा मिलेगा। क्या ज़्यादा मिलता है, जैसे जो ट्रैवलिंग अलाउंस है हम लोगों को 3600 मिलता है और उस पर 46% डीए मिलता है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको 7200 मिलेगा और 7200 पे 46% डीए मिलता है। तो ये उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो जान ले कि वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 5100 रुपया नॉर्मल एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा मिलता है। बार बार फ़ोन करके पूछना है कि भाई मेरे पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्क्स ओरिजिनल नहीं है, मेरे पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, तो क्या ये चल जाएगा, क्या इसे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा? कोई इशू नहीं है, हम लोग भी प्रोविज़नल ही दिखाए थे और आप सीजीएल में भी आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो प्रोविज़नल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल हो ये सब। मतलब देखो, आपको ऐसा नहीं कि आप गए और आपको रिजेक्ट कर देगा। जैसे बहुत लोग कॉल करके बार बार पूछते कि भैया मेडिकल में क्या होता है, क्या रिजेक्ट कर देता है, क्या थोड़ा इशू भी होता है, मेडिकल के बारे में बताओ। तो देखो, आप जैसे मेडिकल के लिए, मेडिकल में 2 कंडीशन आता है। क्या, एक तो जब आपको डीवी का कॉल लेटर आएगा तो उसमें आपको बोलेगा कि आप अपने घर के पास से मेडिकल करवा लो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वहाँ से सीएमओ से साइन करवा के फिर सर्टिफिकेट लेकर आओ, या फिर आप जब जहाँ डीवी करवाने जाओगे जिस डिवीज़न में, वो डिवीज़न ही आपको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको रिकमेंड करेगा, वहाँ से आप जाके आपको मेडिकल करवाना होगा। तो मेडिकल में क्या क्या होता है, बहुत लोग बहुत डर रहे हैं। देखो, जो नॉर्मल है महाराष्ट्र का बताते, सबसे पहले ब्लड चेक होगा, उस यूरिन चेकअप होता है, एक्सरे होता है, बीपी चेकअप होता है, ठीक है। ब्लड चेक में आपका लीवर ओवर का टेस्ट करेगा, लीवर किडनी क्या सही है या नहीं है। एक एचआईवी टेस्ट होता है, ऐसा होता है। दूसरा जो एक्सरे होता है कि आपके कोई इधर उधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बीपी चेक होता है, या फिर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया आई साइट मेरा, देखो नॉर्मल लाइफ अगर आप जी रहे हो, आपको नॉर्मल लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप रिजेक्ट नहीं होगे, इतना जान लो। और थोड़ा बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा कुछ इशू निकलता है तो आपको री मेडिकल करेगा, और अगर वो क्योरेबल रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई पाइल्स भी चेकअप होता है, तो हम लोगों का वो सब चेकअप नहीं हुआ था भाई। और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई क्या आई साइट कमज़ोर है तो रिजेक्ट कर देगा क्या डायरेक्ट? तो वैसा कुछ नहीं है, रिजेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसको लगेगा कि आपके आई से मतलब खूब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो री मेडिकल करेगा, फिर डॉक्टर वो डिस्कशन करते हैं, और अगर वो ठीक होने नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेडिकल से डरना नहीं है, मेडिकल सब नॉर्मल सब चीज़ है। वैसे सबको लगता है, जब तक ज्वाइनिंग ने, मेरे को भी लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ रिजेक्ट ना हो जाए, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपको अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चश्मा ये वो आँख वाँख ऐसा हो, ये सब नॉर्मल लाइफ ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है। मेडिकल से हो गया। और अगर इससे ज़्यादा और कुछ पूछना है मेडिकल से रिलेटेड तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। एक बात और है, पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है? देखो, पुलिस वेरिफिकेशन जो है नॉर्मली जब आप ज्वाइन कर जाओगे तो ऑफिस से लेटर भेजता है, ठीक है। आपके पुलिस स्टेशन जो आप एड्रेस अपना दोगे, वहाँ जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहेगा, तो पुलिस फिर आपके घर पे जाएगी, आपके गार्जियन को बोलेगा 2-3 लोगों के साथ आप आ जाओ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे 1-2 आदमी से साइन करवाता है। अगर आप पे कोई एफआईआर या कुछ नहीं है तो ये सब पता भी नहीं चलेगा आपको कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है, ठीक है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सबसे डरना नहीं है कि हाँ पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा इशू है क्या, कोई इशू नहीं।
ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑफिस कब लेटर आपके पुलिस स्टेशन भेज देगी, कब वो लोग आपके घर पे जाएगा, 2-3 मिनट का कहानी रहता है, ऐसा रहता है। हाँ, आपके ऊपर अगर एफआईआर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर एफआईआर या कुछ वैसा केस वेस है तो आपको इशू हो सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत ऐसे लोग बार बार मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि भैया घर से बहुत दूर मिल गया है, क्या करें नहीं करें। तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि देखो भाई, ये तो पोस्टल असिस्टेंट मिला है, आप तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो सोच रहे हो कि जैसे 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे का कोई नौकरी मिले। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर या ये सब बनना चाह रहे हो, तो भाई आपको कोई भी नौकरी सीजीएल से मिलेगा, वो आपको 97% चांसेस है कि वो आपको बाहर ही मिलेगा, साउथ ही मिलेगा या घर से दूर ही मिलेगा। तो जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये माइंड मेकअप कर लो कि आपको जो भी जॉब मिलेगा वो घर से दूर ही मिलेगा। और जो मोस्ट ऑफ द सीट सीजीएल के अच्छे पोस्ट का भी रहता है वो साउथ में ही ज़्यादा रहता है, या मुंबई में ज़्यादा रहेगा या साउथ में ज़्यादा रहेगा। तो ये सब बोलना सही नहीं है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 2-3 महीना काम करके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो अब वहाँ से चले आना, फिर तैयारी करने लगना, ठीक है। तो अगर आपको अभी मिला है तो आप कंफ्यूज मत रहो कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बार सोच लो जाना चाहिए। वैसे देखो, आपके पास तो अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सीजीएल 2023। उससे उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सीजीएल 2022 के पोस्टल असिस्टेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो आप अभी मेरे से मत पूछो, वो जब सीजीएल 2023 का रिजल्ट आएगा आपको, तो आप खुद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखो, मेरे हिसाब से अगर आपका अभी जॉब कहीं नहीं है तो आपको जाना चाहिए, और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। देखो, जॉब के लिए बाहर जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको रूम चाहिए, फिर खाना बनाने आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आपको खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये सब आप कोई भी जॉब में जाओगे तो लैंग्वेज का इशू होगा। तो आप किसी भी जॉब से जाओगे, या जीएसटी इंस्पेक्टर से जाओगे या किसी से जाओगे, या कोई भी जॉब मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होना ही है, क्योंकि आपके घर के मोस्ट ऑफ द जो भी कैंडिडेट है उसके घर के पास कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, और उतना सीट भी नहीं रहता है, ठीक है, जो आपको आपके घर के पास मिलेगा। इसलिए ये सब मत रो, और ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप जॉब छोड़ के चले आना डायरेक्ट है, क्योंकि आपको वहाँ कोई रोकने वाला नहीं या कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। और अगर आप रिज़ाइन देना चाहते हो, जैसे बहुत लोग ऐसा पूछते हैं भाई पोस्टल असिस्टेंट में रिज़ाइन का क्या प्रोसेस है। अगर आप रिज़ाइन देना चाहते हो तो 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है। जैसे ही आप नोटिस पीरियड कंप्लीट करोगे आप आसानी से रिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। एक दो बात जो बहुत लोग ऐसा है कि जो जॉब कर रहे हैं वो टेक्निकल रेजिग्नेशन, या जो नहीं भी कर रहे हैं वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसा पूछते थे भैया अगर सीजीएल 2023 में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए जो कि हमें फ़ायदा हो। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आप क्या करना, अपने ऑफिस में ये बता देना बाय लेटर कि मैं सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम दे रखा हूँ, या और कोई भी एग्ज़ाम दे दिए हो, ये एग्ज़ाम मैं दे रखा हूँ ज्वाइन करने से पहले। अगर मेरा इसमें होता है तो मैं अब मेरे को एनओसी प्रदान दें, ठीक है। तो वो जब वो आप अगर सीजीएल 2023 के कुछ अच्छे पोस्ट में होगा तो उस टाइम आप जब डीबी में जाओगे तो ऑफिस का एनओसी लेके जाना। जैसे एनओसी लेके जाओगे फिर आप जब रिज़ाइन करने लगोगे तो एक टर्म है टेक्निकल रेजिग्नेशन। जैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन जैसे आप लोगे तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपका ये सर्विस उधर काउंट हो जाएगा, और आप जो इधर आपको जो ये इधर छुट्टी मिला है, मान लो इधर आपको 30 छुट्टी मिला है लेकिन 20 ही यूज़ की हो, 10 आपके पास क्रेडिट है, तो ये वाला 10 छुट्टी टेक्निकल रेजिग्नेशन लोगे तो उस जॉब में जुट जाता है, और आप उस जॉब में सबसे सीनियर हो जाओगे। और आपका जो 4-5-6 महीना या 1 साल इधर काम किए हो तब सीजीएल 2023 में हुआ, तो इधर का जो एनपीएस का जो अमाउंट है हर महीने अभी आपको 8,000 का आपके अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, वो आपको उधर
क्रेडिट मिलेगा। मतलब जितना ये जमा है फिर वहीं से स्टार्ट होगा, जिधर से उधर से जो कटना स्टार्ट होगा। तो सोचो 1 साल में ये 1 लाख जमा हो जाएगा, तो उधर आपको फिर 1 लाख उधर आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा है। इसलिए जैसे ही ज्वाइन करना तब अपने ऑफिस को ज़रूर, जो भी एग्ज़ाम दोगे अपने ऑफिस को ज़रूर एक लेटर के माध्यम से बताना कि मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या देने जा रहा हूँ या दे चुका हूँ, और जब भी मेरे को एनओसी की ज़रूरत है आप मेरे को एनओसी ज़रूर दें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। और अगर आप नहीं भी बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत होगा कि आपको जो क्रेडिट है वो मिलेगा नहीं। आप डायरेक्ट रिज़ाइन दे सकते हो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। रिलेटेड देखो मेरा यही कहना है, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड, तो देखो मेरा क्या कहना है कि आप अभी, जैसे बहुत लोग ऐसा है कि मेरे को कॉल करके पूछे कि भैया यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब आप स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करने की सोच सकते हो तो भाई आपको, या फिर आप सीजीएल के अच्छे पोस्ट के बारे में सोच सकते हो, तो आपको वर्कलोड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आप आईएएस बनते हो या फिर डीएसपी बनते हो तो पूरा जिला का भार आपके पास रहता है, तो उस टाइम आप कैसे फेस करोगे। या फिर सीजीएल 2022 से किसी पोस्ट पे, 23 से किसी पोस्ट, अच्छे पोस्ट पे जाते हो जहाँ आपको एक ऑफिस का इंचार्ज बनाया जाएगा, तो फिर आप कैसे संभालोगे, कितना टेंशन रहेगा आपको। इसलिए जो भी मिलता है उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका अगर ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा तो आपको कोई भी जगह कैसा भी नौकरी लगेगा, अच्छा से अच्छा नौकरी लगेगा तो आप उसको अच्छे से झेल जाओगे। और नॉर्मल लाइफ में भी कुछ भी आपके साथ ऐसा कंडीशन आता है, टफ़ कंडीशन, मतलब ऐसा लाइफ हो जाता है कि कुछ ऐसा टफ़ कंडीशन आ जाए तो आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे। इसलिए कभी भी मतलब नॉर्मल किसी भी बात किसी का सुन के ऐसे हताश नहीं होना कि बहुत छुट्टी नहीं मिलता या फिर बहुत वर्कलोड है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस इतना ध्यान करना है कि इससे पहले आदमी काम कर रहा है तो हम भी कर लेंगे जब तक है, और आगे अच्छे से तैयारी करेंगे, और जब तक नहीं हो जाता है तब तक उधर नौकरी करेंगे। और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो देखो छोटी छोटी जो बातें आज मेरे से क्वेश्चन किया गया वो मैं आपको बताया, कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो या कितना इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, मेरे को कमेंट में आप बताना। और जो भी नए हो या जो भी महाराष्ट्र सर्कल जिनको मिला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या जो भी पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि अभी से लेके ज्वाइनिंग से, स्टार्टिंग से लेके जब ज्वाइन करोगे फिर ऑफिस में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे कोई हैंडल प्रेशर आता है तो उसको हैंडल करेंगे, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाए जो कि आपसे हैंडल नहीं हो सकता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। उस टाइम भी मैं आपके साथ रहूँगा और एक अच्छा सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आपको अपने ऑफिस में काम करने में और भी आसानी हो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो भाई से जुड़े रहो, आगे बढ़ाओ, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि भाई महाराष्ट्र से रिलेटेड एक डिवीज़न से रिलेटेड एक वीडियो लाऊं, तो वो मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूं। जैसे ही सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा सारे डिवीज़न के बारे में, 1-2 दिन मेरे को टाइम दो, मैं पूरा डिटेल वीडियो दूंगा। ठीक है, जितना कोशिश होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, जितना होगा। ठीक है, सिर्फ भाई के चैनल को आप सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अच्छे से रहो, सीजीएल 2023 की अच्छे से तैयारी करो, मॉक एकदम लगा के दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना अच्छा ये जो मोमेंट है ना कि आपको पता चल गया है कि मेरा दूसरी नौकरी हो चुकी है, पहले एक नौकरी हो चुकी है और दूसरे के लिए अटेम्प्ट मारना, एकदम पूरा जोर लगा दो कि कोई पहले जो पोस्ट नहीं मिला है उस पोस्ट पे एकदम पूरा दम लगा दो। ठीक है, और इस पोस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना, अभी सिर्फ सीजीएल 2023 के मेंस के बारे में सोचना है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं भाई ये मेंस कब होगा, तो भगवान करे कि मेंस जो है ज्वाइनिंग कब होगा सीजीएल 2022 का, तो ऐसा भगवान करे कि सीजीएल 2023 का मेंस हो जाए, उसके बाद ही ज्वाइनिंग हो तो ज़्यादा बेटर है। या बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला भी ले तो आप मेंस दे के ही जाना हो, देने के लिए 10-15 दिन से कोई आपको रिजेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, चलो बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू।